लेक्चर 3 में हमने इग्नियस रॉक कंप्लीट कर लिया था और हाफ सेडिमेंट्री रॉक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स उसके टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, जब भी कोई रॉक पार्टिकल और फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन से या फिर एनिमल्स डिकम्पोज होके हार्ड हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स जो मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब एक सेडिमेंट से बना हुआ है। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के जो है 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लास्टिक रॉक्स, जिसमें कोई भी रॉक अगर वेदर मतलब इरोड होके वाटर और एयर के थ्रू इरोड होके जो बनता है, फॉर एग्जांपल उसको क्लास्टिक रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन एंड सिल्टस्टोन। देन आता है केमिकल रॉक्स। अब कोई भी रॉक अगर कोई केमिकल फॉर्मेशन से बनता है, फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड, जब अंडर ओशन में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कुछ आयरन पार्टिकल्स बाहर आते हैं, आयरन के एलिमेंट्स, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन ओर्स बोल सकते हैं जिनको हम। उसके बाद आता है लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कि जब भी प्लांट्स और एनिमल्स उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो उनकी बॉडी जो है हार्ड होकर डिकम्पोज होकर हार्ड हो जाती है। करेक्ट। वो एक रॉक फॉर्मेशन ले लेती है। उसको हम बोल फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कोल का और डोलोमाइट्स का। अब इन्हीं रॉक्स के बाद हम आते हैं, अब किसी भी रॉक पे, चाहे वो इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर हम उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और अंडर तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं 2 टाइप होते हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड में क्या होता है, जो रॉक्स में ना लेयर बन जाती हैं, एक लेयर्ड फॉर्मेशन हो जाता है रॉक्स का डिफरेंट मटेरियल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक, यहाँ पे लाइट है। सेम हम बात करें नॉन फॉलिएटेड में, तो इस सिंगल रॉक पार्टिकल से सारे मटेरियल्स कंप्रेस हो जाते हैं। इसमें लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें लेयर फॉर्मेशन होता है। उसी के बाद हम आते हैं रॉक साइकिल पे। तो रॉक साइकिल मतलब जब एक रॉक, वन रॉक कोई से भी सेकेंड रॉक और दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है, वो फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक पहले सेडिमेंट्री रॉक्स बने एंड देन उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक जाए एंड देन मैग्मा में जाए। ऐसा कंपलसरी नहीं है। इग्नियस रॉक अगेन वापस से वॉल्केनो में गिर जाए, हो सकता है कुछ पार्ट्स वापस वॉल्केनो में गिर जाए, मेल्ट होकर मैग्मा में कन्वर्ट हो और फिर से इग्नियस रॉक बने। हो सकता है कि यही इग्नियस रॉक जो है मेटामॉ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर आके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। तो इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे ये थ्योरी को अल्फ्रेड वैगनर लाए थे। इनको एक फ्रेंड ने वर्ल्ड मैप गिफ्ट किया था। ठीक है। अब जब ये वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि जब इनको एक तरह से जिक्सॉ पजल की तरह फिट किया जाए, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक पार्ट में आराम से एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो अभी 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स है 7, वो एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट हुए होंगे। अब तो उसी को लेकर अल्फ्रेड वैगनर ने काफ़ी रिसर्च की और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक थ्योरी प्रोवाइड करी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंसेस दिए और बताया कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो हम पहले एविडेंसेस को देखते हैं कि उन्होंने क्या एविडेंस दिए, उसके बाद हम उनके वाई पे जाते हैं कि उन्होंने क्या रीजंस प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट रीज़न था जिक्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जिक्सॉ फिट में प्रॉपर आ रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे सिंगल कॉन्टिनेंट हुए होंगे। तो उन्होंने बोला अल्फ्रेड वैगनर ने कि जो पेंजिया करके पहले जो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता होगा, पेंजिया, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया, और ओशन का नाम दिया पैंथेलासा। यही सुपर कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको नाम दिया ल्यूरेशिया और सेकंड को गोंडवाना लैंड। इसी को डिवाइड करता है टेथिस सी। उसी के बाद ये सारे कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते गए और आज के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उन्होंने एविडेंस और दिए, फॉर एग्जांपल रॉक्स के एविडेंसेस दिए कि जो माउंटेन रेंजेस हम बात करें अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की, तो यहाँ पे जो अपलांचियन माउंटेन्स और स्कॉटिश आइलैंड है वो काफ़ी सिमिलर हैं। उसी के बाद हम बात करें प्लेसर डिपॉजिट्स की, तो यहाँ पे जो वेस्ट अफ्रीका में प्लेसर डिपॉजिट मतलब सपोज करें यहाँ पे गोल्ड कोई मिनरल रिसोर्स यहाँ अवेलेबल है,
उसी के थ्रू यहाँ पे रिवर फ्लो करती है और यहाँ गोल्ड डिपॉजिट है। तो जो डिपॉजिट्स है वो काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लो के रिवर में आ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो वेस्ट अफ्रीका में, मतलब इस इमेज में आप देख सकते हो, वेस्ट अफ्रीका मतलब इस पोर्शन में यहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट पाए गए रिवर में, लेकिन इसका सोर्स कहाँ पाया गया? साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में। इसका मतलब ये दर्शाता है कि एक टाइम पे ये दोनों एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट रहेंगे, तभी यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स पाए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्लेशियर्स पे। तो ग्लेशियर में दो पार्ट होते हैं, ग्लेशियल स्ट्राइएशन एंड ग्लेशियल डिपॉजिट्स, जिसको हम टिलाइट और टिल भी बोल सकते हैं। स्ट्राइएशन मतलब होता है जब आइस का बहुत बड़ा पार्ट रहता है, काफ़ी हार्ड रहता है। अब जब ये माउंटेन से गिरते हुए नीचे आते हैं तो सरफेस को स्क्रैच मतलब रब करते हुए आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह से स्ट्राइएशन, एक पैटर्न क्रिएट होता है आइस का, ग्लेशियल का, उसको बोलते हैं ग्लेशियल स्ट्राइएशन। वहीं हम ग्लेशियल डिपॉजिट्स की बात करें, जब ग्लेशियल जो स्नो है माउंटेन से आती है नीचे बहते हुए, तो काफ़ी सारे जो मड पार्टिकल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो कलेक्ट करते हुए और ग्राउंड फ्लोर पे ले आती हैं, उसी को बोलते हैं हम ग्लेशियल डिपॉजिट्स, टिलाइट और टिल। तो काफ़ी सारे ग्लेशियल स्ट्राइएशन मार्किंग पाई गई है इन कॉन्टिनेंट्स के पैटर्न में। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, पेनिनसुलर इंडिया में, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में पार्ट में एज वेल। ठीक है, तो उसी के साथ हम डिपॉजिट्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिपॉजिट्स की बात करें तो गोदावरी और दामोदर रिवर में कोल डिपॉजिट पाया जाता है, कोल माइन है वहाँ पे। अब उसी माइन के नीचे हमें अंडरनीथ कोल डिपॉजिट के नीचे ग्लेशियल टिल यानी ग्लेशियल डिपॉजिट्स पाए गए। इसका मतलब ये कि एक टाइम पे जो यहाँ पे जो रिवर है इसके कोल डिपॉजिट के नीचे, वहाँ पे पहले एक टाइम पे ग्लेशियर हुआ करते होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फॉसिल ऑफ स्पीशीज़ पे। फॉसिल्स ऑफ स्पीशीज़ पे मतलब स्पीशीज़ की जो स्पीशीज़ एक टाइम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट नहीं जा सकती, मतलब ओशन में नहीं सर्वाइव कर सकती, ओशन को पार नहीं कर सकती, उनके अवशेष यानी फॉसिल्स भी पाए गए। फॉर एग्जांपल हम ले एग्जांपल मेसेसोरस का, जो एक क्लीन वाटर स्पीशीज़ है, उनके जो फॉसिल्स है वो पाए गए यहाँ पे साउथ अमेरिका से अफ्रीका तक। अब बीच में आता है करंटली अभी हमारे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ओशन है, तो यहाँ पे तो मेसेसोरस सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब एक ही बनता है रीज़न कि एक टाइम पे जो है यहाँ पे रिवर, दोनों कॉन्टिनेंट्स जॉइंट रहे होंगे और इन दोनों के बीच में एक रिवर रही होगी। तो ये सारे जो है एविडेंस है अल्फ्रेड वैगनर ने प्रोवाइड करें। उसके बाद हम आते हैं इनके रीजंस पे, कि जो अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी है कि एक टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते होंगे, तो वाई ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए जिसकी वजह से इनकी थ्योरी जो है रिजेक्ट कर दी गई। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अल्फ्रेड वैगनर ने बोला, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है ये एडवर्ड सूज, उनका कंसेप्ट लिया। एडवर्ड सूज ने बताया था कि जो अर्थ का कोर है वो हैवी मेटल से बना हुआ है और अर्थ का आउटर लेयर है वो लाइटर मेटल से बनी हुई है, जिनको इन्होंने हायर कोर को नाम दिया सीमा, कोर जो है सीमा, और आउटर लेयर जो लाइटर एलिमेंट से बना हुआ है उसको नाम दिया सियाल, मतलब एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओके, नाउ हम बात करें, अल्फ्रेड वैगनर बोलते हैं कि जो सियाल जो है लाइटर एलिमेंट का जो कोर है, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट्स है, वो सीमा पे फ्रीली फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ओशियन है और यहाँ पे एक बोट है, तो ओशियन में बोट फ्रीली फ्लोट करती है, करेक्ट। सेम कंसेप्ट आप इसके लिए भी लो कि आउटर कोर जो है, कोर पे हमारा सियाल जो है फ्रीली फ्लोट करता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, दो मूवमेंट बताया अर्थ के। फर्स्ट है वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उसके लिए उन्होंने रीज़न दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में, अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ जाने लगे। सेम उन्होंने दिया फोर्स ऑफ बॉयंसी का, मतलब क्या, यही सियाल और सीमा का, जब बोट ओशन में फ्लोट करती है फ्रीली तो वाटर जो है इस पर एक अपवर्ड मूवमेंट फोर्स लगाता है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी।
इसी वजह से क्या है, सियाल जो इस पर फ्लोट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सारे जो कॉन्टिनेंट्स है इक्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन एंड मून। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये कॉन्टिनेंट है। अब ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, तो दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं बीच में। तो ये कॉन्टिनेंट जब अर्थ रोटेट करती है तो ये कॉन्टिनेंट जो है ब्रेक हो जाता है, दो पीस में डिवाइड हो जाता है। एक तो यहीं रह जाता है ये वाला जिस पार्ट, और एक आगे मूवमेंट कर जाता है। और इसी की वजह से क्या है, आइलैंड्स क्रिएट हुए। इसी की वजह से क्या हुआ, आइलैंड्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो ये रीजंस जो है अल्फ्रेड वैगनर ने दिए थे। अब इन्हीं रीजंस की वजह से इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की तरफ ही मूव कर रहे थे तो इक्वेटर के ऊपर क्यों गए, पोल से इक्वेटर के ऊपर क्यों गए। इंडिया जो है वो अब इक्वेटर के ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेम सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रही है वाकई में इतनी अर्थ पे, तो अर्थ का जो रोटेशन है वो अब तक स्टॉप हो जाना चाहिए था 15,000 ईयर्स से मिलियन ईयर्स पे। अब तक जो इतनी सारी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो अर्थ का रोटेशन ही स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर ऐसा भी नहीं हुआ। इसी की वजह से क्या हुआ, और सेम उन्होंने कहा कि सियाल और सीमा फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। और अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था कि माउंटेन्स कैसे बने, जब आपस में कॉन्टिनेंट क्रैश हुए। पर अगर सियाल सीमाएं फ्लोट इजीली कर रहे हैं तो क्रैश हो ही नहीं सकते आपस में, तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी की वजह से क्या है, अल्फ्रेड वैगनर ने काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रीजंस दिए थे, जिसकी वजह से ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, उसी के साथ एक मेंस क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। तो ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है जो मेंस में आया था। अब हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी पे जाते हैं। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक कैन में वाटर बॉयल हो रहा है। अब जब सरफेस पे यहाँ पे पानी गर्म होता है, वाटर बॉयल होता है, तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाने लगता है, प्रेशर से ऊपर जाने लगता है। और उसी टाइम पे जब हॉट वाटर ऊपर जा रहा है तो नीचे गैप बच रही है। अब इसी गैप को फिल करने के लिए कोल्ड वाटर जो है नीचे आ जाता है, तो उसी तरह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है गोल। उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसका इन्वेंशन जो है ऑर्थर ओम्स ने किया था। अब ऑर्थर ओम्स ने सिंपल सा यही कंसेप्ट सर्कुलेशन ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सरफेस में बताया। मतलब कि इसी थ्योरी को लेके उन्होंने इंटीरियर ऑफ सरफेस में जिससे हीट पास होती है उसको बताया। तो हमारे पास आउटर कोर है, अब मेंटल आउटर कोर से लगा हुआ है। अब जब मेंटल यहाँ से हीटअप होता है, गर्म होता है, तो उसका जो लावा है वो बाहर निकलता है, ऊपर जाता है। तो वहीं जो कोल्ड मेंटल है, जो सॉलिड पार्ट है, वो इसको कवर करने के लिए आता है। तो सेम यहाँ पे हॉट मैग्मा जाएगा ऊपर, वहीं कोल्ड जो मेंटल का पार्ट है वो नीचे आकर इसको कवर करेगा। इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।